क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कॉन्टिनेंट्स के बीच कैसे काम करता है? मुझे यकीन है आपको पता नहीं होगा। 95% इंटरनेट पानी के नीचे बिछी केबल से चलता है, जिसकी गहराई 5 माइल्स होती है। ये स्विस सेफ से भी ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए 1 मील केबल का वजन 2000 पाउंड्स होता है। इसके बावजूद अकेले अटलांटिक ओशन में हर साल 50 से ज्यादा केबल टूट जाती हैं। अक्सर चोर मेटल को बेचकर पैसा कमाने के लिए केबल्स की चोरी करते हैं। साल 2013 में क्रिमिनल्स ने मेडिटेरेनियन में एक केबल का टुकड़ा काट दिया था और इस वजह से इजिप्ट में इंटरनेट की स्पीड 60% तक कम हो गई थी, जिससे देश को $64 मिलियन का नुकसान हुआ। इन केबल्स की लोकेशन के बारे में कोई भी जान सकता है, तो किसे पता कब क्या हो। कोई भी पूरे प्लेनेट से इंटरनेट को गायब करने का फैसला कर सकता है। कॉप, मुझे टिंडर पे एक मैच मिला है। एक लड़की, असली लड़की। नहीं हो सकता, वो कौन है? एक टूरिस्ट है। हाँ, क्या अब समझ आया? उन्हें दिखाई नहीं देता। उसे जाने मत देना स्नॉट। क्या आपको पता है कि 2011 में यूएन ने इंटरनेट के एक्सेस को बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पर मंजूर किया था? बिल्कुल जिंदगी और आजादी की तरह कोई भी तुमसे तुम्हारा ये अधिकार छीन नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इस इंटरनेट से छुटकारा पाना चाहता हो, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? डीएनएस सर्वर को बर्बाद कर देना। डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेसेस का मैप होता है। पूरी दुनिया में 13 मेन सर्वर्स हैं और बाकी के 1758 बैकअप कॉपीज हैं। अगर इन सभी को एक साथ खत्म भी कर दिया जाए तो भी इंटरनेट गायब नहीं होगा। लेकिन यूजर्स को हर एक साइट के लिए मैन्युअली आईपी एड्रेस एंटर करना होगा। इसमें काफी समय लगेगा। तो गूगल का आईपी एड्रेस याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये किसी भी दिन काम आ सकता है। हे स्नॉट, तुम्हें पता है इंटरनेट पे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? क्या? कुछ भी नहीं। हमें ये ठीक करना होगा, इसलिए कमेंट करना मत भूलना। जैसे लिख सकते हो, स्नॉट बहुत बुरा दिखता है। क्या आपने कभी पूरे प्लेनेट के इंटरनेट को शट डाउन करने के बारे में सोचा है? हाँ, ये मुमकिन है। इलेक्ट्रिकल वायर्स और सेमीकंडक्टर्स जिन पर इंटरनेट चलता है, वो पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत कमजोर होते हैं। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बर्बाद कर देता है। अर्थ के पूरे इंटरनेट को बंद करने के लिए दर्जनों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने पड़ेंगे, लेकिन अर्थ पर एक्सप्लोजन करने के लिए बॉम्ब्स की इतनी जरूरत नहीं है। दरअसल साल 1859 में एक सोलर सुपरस्टॉर्म हुआ था। ये सूरज पर हुए एक्सप्लोजन की वजह से हुआ एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था और इसने 62,000 मील की टेलीग्राफ लाइनों को बर्बाद कर दिया था, जिससे पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कम्युनिकेशन बंद हो गए थे। ऐसी घटनाएं हर 500 साल में एक बार होती हैं। तो साल 2359 में होने वाली इंटरनेट आउटेज के लिए तैयार रहें। जरा सोचो, लोग न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उनके सीवेज अभी भी बेकार हैं। खैर, बात तो सही है। अगर तुम न्यूक्लियर विंटर की वजह से हर रोज परेशान रहते हो तो क्या आपको पता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब और एक वोल्केनो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं? साल 1815 में टेम्बोरा वोल्केनो ने एटमॉस्फेयर में लाखों टन राख और गैसेस निकाली थी, जिससे वोल्केनो फॉग बन गया, जिसका मेन कंपोनेंट सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि प्लेनेट के चारों ओर एक लाइट रिफ्लेक्टिंग शील्ड बनाता है। इस शील्ड के कारण एवरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच कम हो गया। हम येलोस्टोन को भी पहले जैसा कर सकते हैं। इस सुपर वोल्केनो की मैग्मा वॉल्यूम मिशिगन लेक के पानी के वॉल्यूम को बढ़ाती है और 10 किलोमीटर की गहराई तक गिराया गया एक बॉम्ब अरबों टन मैग्मा छोड़ सकता है, जिससे बहुत ही ज्यादा तबाही हो सकती है। लेकिन इस प्लेनेट की कुछ जगहों का टेम्परेचर सिर्फ 12 डिग्री तक गिर जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बदले में लाखों जिंदगियां गंवानी पड़ेंगी। मुझे लगता है किसी पर न्यूक लॉन्च करने से बहुत मजा आता होगा, हालांकि इससे बहुत परेशानी भी होती होगी। हाँ, इस तरह तो एक न्यूक फाट की तरह लगेगा। अच्छा है हम स्पेस सूट में हैं स्नॉट। तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन बादलों को पेंट कर ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। लेकिन उस स्प्रे पेंट कैन को पकड़ने से बचो। बादल पानी की बूंदों से बने होते हैं। जितनी ज्यादा बूंदें, उतनी ज्यादा लाइट से वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी,
अर्थ उतनी ही कम हीट एब्जॉर्ब करेगी। जियो इंजीनियर्स ने हेलीकॉप्टर से सॉल्ट के पार्टिकल्स को हवा में फैलाने का फैसला लिया है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए मैग्नेट का काम करते हैं। जब पानी इन पार्टिकल्स के चारों ओर कंडेंस होता है तो नई ड्रॉपलेट्स बनती हैं, जो बादल को और ज्यादा ब्राइट बनाती हैं। एटमॉस्फेयर में क्लाउड का वॉल्यूम लगभग 15 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है। टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1 ग्राम नमक की जरूरत होती है। इसका मतलब है हमें 15 बिलियन टन सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, जबकि एनुअल ग्लोबल सॉल्ट प्रोडक्शन सिर्फ 300 मिलियन टन ही है। तो इससे पहले कि जियो इंजीनियर सारा सॉल्ट ले जाएं, तुम अभी से ही सॉल्ट इकट्ठा करना शुरू कर दो। प्लेनेट को पेंट करना? लोग बहुत बेवकूफ हैं। तुम सन को भी तो खत्म कर सकते हो। स्नॉट, क्या तुम पागल हो? तुम सन को नहीं खत्म कर सकते, वरना प्लेनेट को ठंडा करने के लिए बड़ा पंखा खरीदना होगा। तुम बहुत होशियार होगा। तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन इंसान एक साल में 350 मिलियन टन मीट खाते हैं। ये 1000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के वजन के बराबर है। इस फैक्ट के बावजूद कि पिग्स और पोल्ट्री से मीट ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, 72 मिलियन टन बीफ भी कुछ कम नहीं है। पूरे प्लेनेट को हर दिन बीफ प्रोवाइड कराने के लिए 4,56,000 गायों को ग्राउंड बीफ में बदल दिया जाता है। यानी हर घंटे 19,000 गायें या हर 1 सेकंड 5 गायें। और हाँ, जब तुम ये देख रहे थे तब तक इंसानों ने 300 गायों को खा लिया है। मुझे भूख लग रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बर्गर खाना चाहोगे? ये गलत है। मैं किसी भी जिंदा चीज को तो नहीं खा सकता। चिंता मत करो, काऊ को पकाने से पहले ही बेहोश कर दिया गया था। बढ़िया, मैं तो खाऊंगा। आपको क्या ज्यादा दर्दनाक लगता है, चाइल्ड बर्थ या फिर ग्रोइंग पर चोट लगना? नोसिसेप्टर्स, इस वर्ड में कितना ज्यादा दर्द है। ये वही होता है जो दर्द की जानकारी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। जैसे अगर ब्रेन में नोसिसेप्टर्स नहीं होते और ज्यादा दर्द नहीं होता तो सर्जरी में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं होता। जबकि टेस्टिकल्स और यूटेरस नोसिसेप्टर से भरे होते हैं। पेन, ऑर्गन डैमेज और मोर्टेलिटी को देखें तो चाइल्ड बर्थ ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ज्यादा दर्दनाक हो ये जरूरी नहीं है। पेन एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है जो कि कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है और आपका सही अंदाजा लगाना नामुमकिन है। चाइल्ड बर्थ और ग्रोइंग के दर्द दोनों में ही बहुत तकलीफ होती है, तो इन्हें बराबर माना जाएगा। आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। गेमा प्लेस 4434 कहता है कि ग्रोइन एरिया पर चोट लगने से बहुत दर्द होता है। आखिरकार बहुत सारी मदर्स होती हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन कोई भी आदमी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे क्या तुमने मेरे होल्स्टर्स देखे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम प्यार में पड़ जाते हैं? कई फैक्टर्स पार्टनर की पसंद को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्मेल सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर है। आपके शरीर के हर एक सेल में मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या फिर MHC के बहुत सारे अलग प्रोटीन्स होते हैं। ये पेरेंट से मिले जीन्स होते हैं। जिस इंसान में जितना ज्यादा MHC प्रोटीन होगा, उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि विमेन पसीने के स्मेल से ही अपने से अलग MHC वाले पार्टनर को चुन लेती हैं और एक जैसे MHC वाले पसीने की स्मेल उन्हें गंदी लगती है। अब तुम्हें समझ आया आर्नोल्ड कि विमेन एक स्मेल के बेस पर ये पता लगा सकती हैं कि किसके साथ उनका रिश्ता बेहतर होगा। लगता है अब तुम्हें नहा लेना चाहिए। स्नॉट, अगर ये बात सही है तो तुम्हारे डैड में से भी बहुत बदबू आती होगी। मेरे डैड नहीं है, मेरी मॉम ने उन्हें खा लिया। ओह, इसलिए उनके मुंह से बदबू आती है।